हमारे हाल में आज भी बहुत सी औरतें जमा थीं। उनमें कुछ तो लड़कियां थीं जो कि कम उम्र और नौजवान थीं और ज़्यादातर तमाशा देखने आई थीं। आज मंगलवार था और शादी वाला कमरा खुला था। शादी वाले कमरे में मैं आपको बताती हूँ, यह हमारे घर का वह कमरा था जिसमें कोई भी आता जाता नहीं था। ज़्यादातर यह कमरा खाली ही रहता और माँ उसे एक दिन ही खोलती थी और वह दरवाज़ा खुलते ही थोड़ी देर बाद बंद कर देती। मेरी माँ में बहुत सी औरतें पूजा करवाने आई थी। हमारे गांव का माहौल बहुत ही अजीब सा था। हम ऐसी जगह पर रह रहे थे जहां सिर्फ मर्दों की मर्जी चलती थी और वह औरतों पर जुल्म करते। इसलिए हमारे गांव की औरतें मेरी माँ से पूजा और हवन करवाने आई ताकि उनके पति सीधे रास्ते पर चलने लगे। जब मैं उन औरतों को देखती तो मैं सोचती कि पता नहीं शादी के बाद मेरा साथ कैसा बर्ताव होगा। हालांकि मैं एक बहुत ही शरीफ और नेक औरत की बेटी थी, लेकिन अभी तक मेरा कोई रिश्ता नहीं आया था। शायद इस वजह से कि मेरी उम्र भी अब 26 साल की हो गई थी और मेरा रंग भी सांवला था। कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था और अगर कोई शादी की हामी भर भी देता तो मेरी माँ उसको इनकार कर देती। मुझे अपनी माँ के मना करने की वजह कुछ समझ में नहीं आती थी, जबकि मेरी माँ ने पिछले हफ्ते ही सबको यह बताया था कि शादी वाले कमरे में जो भी लड़की जाएगी उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। और मेरी माँ के कहे अनुसार ऐसा ही हुआ। पिछली बार मेरी पड़ोसन और दोस्त सीमा जब इस कमरे में गई तो उसके अगले ही दिन सीमा की शादी हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सीमा कहाँ गई है। सीमा के बारे में सब लड़कियाँ एक दूसरे से पूछताछ करती, मगर उसने किसी से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि उसकी शादी कहाँ हो रही है। और फिर एक दिन हम सब लड़कियों को पता चला कि सीमा की शादी हो गई है। सब लड़कियाँ पूछती रह गई कि सीमा की शादी किससे हुई है, मगर किसी को दूल्हे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सीमा अगले ही दिन गांव से दूर चली गई और हम सब उसे देखते रह गए। सीमा की किस्मत पर हमारे गांव की सभी लड़कियां रशक कर रही थी, क्योंकि हमारे गांव का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। यहाँ से निकलना तो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हमारे यहाँ पर मर्दों का राज चलता था, औरतों को बोलने की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से यहाँ की ज़िंदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी। खैर, मेरी उम्र भी 26 साल हो चुकी थी। अब तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ था। तभी मेरी एक सहेली रोमा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझे अच्छे से जानती थी, लेकिन मेरा मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, एक दिन सब दोस्तों के सामने हंसकर बोली, तेरी माँ ने तो शादी वाला कमरा खोल रखा है जहाँ पर जाते ही लड़कियों की शादी हो जाती है। तो फिर वह तुझे क्यों नहीं शादी वाले कमरे में भेजती, ताकि कोई तुझे भी शादी कर ले और तू भी इस गांव से दूर चली जाए। रोमा की बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मैं भी यही सोचती थी कि अगर मन चाहे तो मुझे भी इस कमरे में भेज सकती है, ताकि मेरी भी शादी जल्दी हो जाए और इस गांव से बाहर चली जाऊं। लेकिन जब मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करती तो वह भड़क उठती। ऐसा लगता जैसे मैं उनसे कोई गलत बात कह रही हूँ। माँ, तुम मुझे इस कमरे में क्यों नहीं भेजती? शायद मेरी शादी हो जाए और मैं इस गांव की घुटन भरी जिंदगी से दूर चली जाऊं। मैं अपनी दोस्त रोमा की कही हुई बात अपनी माँ से कहने लगी। माँ ने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया और मुझसे कहने लगी कि खबरदार, अगर आज के बाद तूने यह बात कही, आज के बाद मैं तेरे मुँह से यह बात ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन को माँ की बात सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। मेरा रंग सांवला था और मेरी उम्र 26 साल हो चुकी थी। अब मुझसे कौन शादी करता, जबकि मेरी माँ उससे पूरे गांव की लड़कियों की शादी की फिक्र थी, लेकिन उन्हें मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और खामोश रहने लगी, मगर दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं इस कमरे में ज़रूर जाऊंगी जहाँ जाने के बाद लड़कियों की शादी हो जाती है। आज भी मंगलवार था और मेरे घर में बहुत शोर हो रहा था। औरतें और लड़कियां हमारे घर के बड़े हॉल में इकट्ठी थी। मेरे दादा एक कोने में बैठे हुए थे, उनकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी और मेरी माँ औरतों की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे दादा उठकर वहां से चले गए। माँ ने इशारे से नौकराने को अपने पास बुलाया और उसे इशारा किया और उसे बताया कि फलानी लड़की को शादी वाले कमरे में ले जाओ।
माँ के कहते ही वह नौकरानी उस लड़की को और उसकी माँ को शादी वाले कमरे में लेकर चली गई। जब दोनों शादी वाले कमरे से बाहर आई तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उस लड़की का चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने किसी से बात नहीं की। मेरी माँ ने मना कर दिया होगा कि तुम उस कमरे से बाहर आने के बाद किसी से बात मत करना, या फिर उसने खुद ही हमसे बात नहीं की। यह सब औरतों के बीच से निकलकर हमारे घर से चली गई और फिर वही हुआ जो माँ ने कहा था। अगले 2 दिन बाद उसकी शादी हो गई, मगर इस बार भी हैरत की बात थी कि उसे शादी का पूरे गांव में किसी को पता नहीं चला। सीमा के बाद यह दूसरी लड़की थी जिसकी शादी होने के बाद उसके दूल्हे को ना किसी ने देखा था ना किसी ने सुना था। यह लड़की जिसका नाम आरती था, शादी के बाद गांव से दूर चली गई और हम सब फिर से एक बार देखते ही रह गए। अब तो पूरे गांव में यह बात मशहूर हो चुकी थी। हम सब फिर से एक बार देख हेमा के घर में जो कमरा है वहां जाते ही दूसरे दिन लड़कियों की शादी हो जाती है। फिर दूर दूर से लड़कियां मेरी माँ के पास आने लगी, लेकिन मेरी माँ हर कोई लड़की को उस कमरे में नहीं भेजती थी, सिर्फ उसी लड़की को भेजती जिससे वह अकेले में बातचीत करती। पता नहीं वह ऐसी कौन सी राज की बात थी जो माँ उस लड़की से करती थी और तब जाकर उस लड़की को कमरे में भेजती और कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी हो जाती। पिछली कई शादियाँ होने के बाद मेरी माँ हमारे गाँव में और आसपास के गाँव में मशहूर हो चुकी थी। हर औरत मेरी माँ के पास अपने बेटे की फरियाद लेकर आती और अगर कोई लड़की उनको अच्छी लगी तो वह उससे शादी वाले कमरे में भेज देती। मैंने भी अब इरादा कर लिया था, मैं अपने दोस्त की बात का जवाब देकर रहूंगी और उस कमरे में जाकर अपनी शादी के सपने को पूरा करूंगी। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे मेरी माँ को धोखा देना पड़ता, उनको रास्ते से हटाना, क्योंकि माँ ने मुझे सख्ती से इस कमरे में जाने से मना कर रखा था कि कुछ भी हो जाए तू कमरे तक नहीं जानी। मैंने भी माँ की हाँ में हाँ मिला दी और उनको यह महसूस करवाया कि मैं इस कमरे में अब नहीं जाना चाहती। लेकिन असल बात यह थी कि मैं हर समय उसी कमरे के आगे बैठी रहती और औरतों के लिए पूजा पाठ करती रहती। इसी वजह से मैं उसकी नज़रों से छुप नहीं सकती थी। और फिर वह नौकरानी मेरी माँ की बहुत खास थी, उनकी हर बात मानती थी और उन्हें हर बात बताया करती थी। मेरी कोई भी बात नहीं सुनती थी। मुझे इन दोनों की नज़रों से छुपकर उस कमरे में जाना था, लेकिन यह बात मैं सपना से नहीं छुपा सकी। सपना मेरी फूफी की बेटी थी और मैं उसके साथ बचपन से खेलते हुए बड़ी हुई थी। मैंने उसे कमरे में जाने वाली बात बताई तो वह मुझसे कहने लगी कि तुम बहुत बड़ी पागल हो। अगर तुम्हें इस बात पर भरोसा है कि कमरे में जाने से तुम्हारी शादी हो सकती है तो तुम्हें किसी और दिन इस कमरे में जाना चाहिए। तुम कौन सा इस घर में पराया हो, हर समय तो हम यहाँ रहते हैं। उस दिन इस कमरे में मत जाना जब यह शादी वाला कमरा खोला जाता है, बल्कि हम किसी और दिन इस कमरे में जाएंगे ताकि हमें सारी सच्चाई पता चल सके। सपना बिल्कुल ठीक कह रही थी। जब मन के आसपास औरतें ही औरतें होती थी, मुझे इस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। तभी हमने मंगलवार की बजाय बुधवार के दिन इस कमरे में जाने का सोचा। उस दिन मेरा और सपना ने बहुत ही मुश्किल से इस कमरे की चाबी चुराई। इस कमरे में एक मोटा सा ताला पड़ा था जो हर समय यहाँ लगाया जाता और किसी को भी इस काम में आने की इजाज़त नहीं थी। बड़ी मुश्किल से चाबियाँ ढूंढने के बाद जब हम इस कमरे तक पहुँचे, हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हमको कुछ भी पता नहीं था कि इस कमरे में क्या होगा और डर भी लग रहा था कि अगर कमरे के अंदर कोई हुआ तो हम क्या करेंगे। मैं एक कमरे का दरवाज़ा आराम से खोला। यह जानकर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि इस कमरे में एक मोटी सी दीवार थी। इसकी दूसरी तरफ मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि मैं दीवार की दूसरी तरफ जाकर कुछ देखती, मेरी माँ को मेरे कमरे में आने की खबर हो गई। वह भाग भाग कर इस कमरे तक आ गई और मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, भगवान तुम्हें माफ़ करे, जब तुम्हें मैंने मना किया था कि इस कमरे में नहीं आना, क्या करने आई हो यहाँ, बाहर निकलो। अपनी माँ को इस हालात से चीखता हुआ देखकर मेरी और सपना की तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हमने सोचा भी नहीं था कि माँ को इतनी जल्दी हमारे इस कारनामे का पता चल जाएगा। अपनी माँ के हाथों से बुरी तरीके से पीटने के बाद हम इस कमरे से बाहर आ गए, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। सपना कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस बात का कोई और हल निकाल लूँगी।
अब हम मंगलवार को ही शादी वाले कमरे में जाएंगे ताकि हमें इस बात का पता चले जो हमसे छुपा ही जा रही है। उसके बाद मुझे ठीक लगी। मैंने भी शादी वाले कमरे में जाने का फैसला मंगलवार को कर लिया। मैं 3 दिन में यह बात भूल गई और मुझे सख्ती से मना किया कि मैं दोबारा इस कमरे तक ना जाऊं। मंगलवार को सपना मुझसे कहने लगी कि वह मेरा साथ जरूर देगी। उसने 2-3 औरतों को इशारा किया। अब न जाने क्या भगदड़ मची। सपना ने उनको क्या देखने के लिए बुला लिया। वह औरतें एकदम बेचैन होकर दरवाजे के आगे से हट गई और उन औरतों ने मेरी माँ की नौकरानी भी थी जो हर समय इस कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी होती रहती थी और यहाँ पहरा देती थी। सपना ने अपने चालाकी दिखाकर उसे वहाँ से हटा दिया। उसी समय मेरी माँ की चुनी हुई एक लड़की और उसकी माँ शादी वाले कमरे से बाहर आ गई। मैं उसी समय मौका पाकर इस कमरे के अंदर चली गई। जब मैं कमरे में गई तो इस दीवार को हटाना आसान था क्योंकि यह लकड़ी के दरवाजे की बनी हुई थी। जैसे ही मैंने एक दरवाज़ा पलटकर आगे की तरफ किया और आईने की तरफ नज़र डाली तो मेरी चीख निकलती रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस कमरे में यह मंजर देखने को मिलेगा। मुझे दूसरी तरफ से भी हैरत का सामना करना पड़ा। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इतने में दादा को पता चल गया कि मैं इस कमरे में आ गई हूँ। उन्होंने मुझे घसीट कर बाहर निकाला, लेकिन अब उनकी आंखों में वह चमक और वह गुस्सा नहीं था जो मुझे यहाँ आने से पहले दिखाया जाता था। मेरी माँ की नज़र भी झुकी हुई थी। उनको भी मालूम पड़ गया था कि मैं कमरे तक पहुँच चुकी हूँ और सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। माँ ने तो जैसे आंखें बंद कर ली, मगर मेरे सर पर जुनून सवार था जिस बात के लिए इतना परेशान हुई। माँ ने मुझे इस बारे में एक लफ्ज़ की भी भनक नहीं पड़ने दी। मैंने अपना सर पेट लिया। मैं अपनी माँ से पूछने लगी कि बताओ तो सही, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन माँ तो खामोश थी। कुछ दिन मुझसे नाराज़ रही, मुझसे बात तक नहीं की, मगर उन्हें भी पता था कि उनकी गलती है, उन्हीं को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और मुझे सारी बात भी बतानी पड़ी। इसके बाद मुझे अपने दादा से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई और मैं जो अपने दादा से इस कदर मोहब्बत करती थी कि उन्हें दुनिया के एक इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझती थी, अब वह मुझे एक जानवर लगने लगे थे। मेरी माँ की कहानी कुछ ऐसी थी। मेरी माँ कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ही गलत समझती हैं, लेकिन जब मैं यहाँ शादी करके आई थी मेरे दिल में कभी ये ख्याल और यह गुमान भी नहीं आया था कि मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। मैं एक ऐसे घराने से थी जहाँ पर लड़कियों को कमाई का जरिया समझा जाता था, मर्दों के सामने नाच गाने के लिए कहा जाता, और जब वह अपने जीवन में सारी हदें पार करने के बाद अपने भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेती और उन्हें ऐसे ही किसी आदमी के साथ शादी कर दी जाती जो खुद भी आवारा होता और कभी भी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, ना ही उसे अपनी पत्नी का दर्जा देता। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान बच्चों के साथ अच्छा ही करता है और उसे कभी जलील नहीं होने देता, लोगों के सामने उनका इज्जत देता है, उनको जीवन की मुश्किलों को आसान कर देता है। मैं भी दिल में प्रार्थना करती कि मुझे सारे मुश्किलों से बचाना और मुझे इस बेइज्जती की ज़िंदगी से छुटकारा दिलवा दे जो मेरा इंतज़ार कर रही है। जब जवान हो गई तो मेरे माता पिता ने मुझे उन्हीं नज़रों से देखना शुरू कर दिया जिस नज़रों से कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। मैं जानती थी कि अब मुझे भी इस घटिया काम में उतार दिया जाएगा, लेकिन मैं इन सब के लिए पहले से ही तैयार थी क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और फिर वह समय भी आ गया था जब मेरी उम्र 18 साल की हो गई। मेरी बोली लगाई गई। मैं उन आवारा और नशेड़ी आदमियों की भीड़ में बैठे खुद को कोस रही थी, लेकिन मेरी तो जैसे उस पल में किस्मत ही पलट गई। मुझे पता चला कि मेरी बोली लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वह मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे अपनाना चाहता है। और तुम जानती हो कि सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह खुद एक बहुत ही अच्छा आदमी था, और ना सिर्फ यह शरीफ था, एक सीधा साधा था, बल्कि वह एक बहुत ही अच्छे घराने का इकलौता लड़का था। वह मेरे बारे में सब कुछ जानता था और मुझे अपनाना चाहता था और मुझे इस घटिया और बेइज्जती की ज़िंदगी से निकालना चाहता था। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और ज़िंदगी भर उसके साथ वफ़ा निभाने का वादा भी किया। उसने भी अपने घर वालों से मिलने नहीं लेकर आएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाएगा।
और फिर वह मुझे एक ऐसी जगह पर ले आया, इसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे जैसी औरतें तो इस जगह के काबिल भी नहीं थी। मेरे साथ उसने एक समय एक छोटा भाई था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। मेरे पति ने मेरी माँ का मान रखा और वह मेरे भाई को मेरे साथ ही इस घर से लेकर आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें इज्जत की नज़रों से नहीं देखा जाता था। मेरे पति को झूठ बोलने की आदत नहीं थी। उसने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी। उसने बताया कि मैं किसी घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा अतीत क्या है, मगर वह शायद यह नहीं जानते थे कि सब का फ़र्क हम पर और हमारी ज़िंदगियों पर कितना पड़ेगा। जज्बातों में आकर उन्होंने अपने पिता को भी सारी सच्चाई बता दी। उनके पिता ने तो उन्हें माफ़ नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी कर ली है, तो उन्होंने शादी की लाज रखते हुए मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन मेरे भाई पर पहले लगे हुए थे। मुझे यहाँ खुद को साबित करने में 15 साल लग गई, लेकिन इन 15 सालों में मैं फूंक फूंक कर कदम रखती और कोई भी गलती नहीं की कि सारे भगवान के आगे माथा टेका और इस खानदान की रस्मों रिवाजों को जिंदा रखा। यहाँ तक कि इस संवाद में मेरी जगह वह बन गई। मेरे साथ की थी औरतें मेरी इज्जत करने लगी, मेरे चरित्र की गवाही देने लगी। लेकिन मेरे ससुर मुझे अभी नफरत करते थे। वह कहते थे कि खून का असर बाकी रहता है, खून की तासीर कभी नहीं ख़त्म होती और यह हमेशा इंसान को उसका असल रूप दिखा देती है। उन दिनों मेरा छोटा भाई भी जवान हो रहा था। उसे भी मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा था। मैंने भी उसे सख्ती से समझा दिया था कि अपनी बहन के घर का और उसकी इज्जत का ख्याल रखना। कभी भी इस घर में कोई ऐसी हरकत ना करना कि मुझे भी यहाँ से दर-बदर होना पड़े। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। मेरे भाई ने न जाने कैसे यह हरकत हो गई कि एक दिन उसने एक नौकरानी से बात करने और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। बस फिर क्या था, मेरे ससुर को तो जैसे मौका मिल गया हो। वह कहने लगे कि मैं कहता था ना, इंसान का खून कभी नहीं बदलता, वह अपना असर जरूर दिखा कर ही रहता है। तुम्हारे भाई ने आज अपनी नस्ल के सबूत दे दिए। उनकी यह बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैंने अपने भाई को बहुत ज़्यादा कोसा पीटा। लेकिन मेरे ससुर ने मेरी बात पर यकीन नहीं आया कि उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अपने भाई को इस घर से दूर कर दूं, वरना कुछ सालों बाद उन्हें किसी कड़े फैसले के लिए तैयार रहना होगा। मैंने खुद से कहा कि मेरे ससुर कुछ सालों बाद अपना जीवन दिल बदल लेंगे या फिर मैं उनके दिल में अपने लिए दोबारा जगह बना लूँगी। लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मैंने तो अपने भाई को सुधार लिया, उसके लिए एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी भी कर दी। मगर जब मेरे ससुर ने अपना फैसला सुनाया तो मेरी जान ही निकल गई और उनके फैसले के अनुसार मुझे अपनी औलाद को अपने घर में कैद करना था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके साथ किसी को भी जोड़ना नहीं देना। वह भी अपने आप जाहिर करते और इस खानदान की इज्जत को डुबा देते। हालांकि मेरे बेटे का आप तो उनका बेटा ही था, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे सख्ती से मना कर दिया कि वह अपने बेटे को किसी से मिलने जुलने नहीं दे और तुम्हें भी बाहर निकलने दो। तुम तो फिर भी किसी न किसी के सामने आ ही जाती थी, लेकिन तुम्हारे भाई हमेशा कैद में रही। तुम मुझसे सवाल करती रह गई कि मैं तुम्हारे भाइयों को घर से निकलने क्यों नहीं दी थी, मगर मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। अपने ससुर को मैंने इस बात पर मनवा दिया था कि अगर मैं अपने बेटों की शादी करके उन्हें इस गांव से बाहर भेज दूं, तो वह मुझे माफ़ कर देंगे। उन्होंने मेरी यह बात मान ली। यहाँ की औरतें मेरे चरित्र को बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें मेरे बेटों के बारे में पता था कि वह कितने शरीफ है, लेकिन वह भी मेरे ससुर से डरती थी। लेकिन मैंने एक एक करके अपने बेटों की शादियां करना शुरू कर दिया। ढोंग मैंने इसलिए रचा था ताकि तुम्हारे भाइयों की शादी कर सकूं और वह अपनी मर्जी की लड़की देखकर उससे शादी करके इस गांव से दूर चले जाएं, ताकि मेरी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। मेरी बेटी, मैं तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं जाने देती थी कि वहाँ तुम्हारे ही सगे भाई थे। अगर मैं तुम्हें वहाँ जाने देती तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता और फिर अब तो तुम्हारे बाप भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। मैं अकेले अकेले क्या करती और कैसे सब मसलों को हल करती। बस अब आगे तुम खुद समझदार हो, तुम इस बात को भूल जाओ। माँ ने यह कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। मेरे दिल में दादा की ऐसी नफरत पड़ने लगी थी जिसे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उन्हें मार डालूं जिन्होंने मेरे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
उन्हें मुजरिमों की तरह कैद रखा, लेकिन मैं अपनी माँ के कहने पर मजबूर थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, माँ का कोई बदला नहीं उतार सकती। फिर वह समय भी आ गया जब हम लोगों को इस गांव से जाना था। मेरे पत्थर दिल दादा को उस समय भी हम पर कोई रहम नहीं आया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पोता पोती के सर पर हाथ नहीं रखा, हमें आशीर्वाद भी नहीं दिया। मुझे आज भी अपने दादा की वह खूनी भरी आंखें याद आती हैं, जो मेरे दिल में नफरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन्होंने अपने बेटे की खातिर अपनी बहू को बर्दाश्त तो कर लिया था, लेकिन उन्हें अपने आने वाली नस्लों को अपनी घमंड की खातिर अपना नाम नहीं दिया। भगवान ऐसे लोगों को सबसे बचा कर रखे, जिसके दिल में अपने ही पोता पोती के लिए रहम ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।